गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संदीप कुमार, आपका एसएस टीचर। तो आज चैप्टर 7th क्लास का 4 हिस्ट्री का चैप्टर है मुग़ल साम्राज्य। तो हम इसमें बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका यह है, क्योंकि इस चैप्टर में से हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका मुग़ल साम्राज्य। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उनके अंदर 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो हम इस पार्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुने। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। ये कह रहा है कि जहाँ मतलब एक बड़े क्षेत्र पर, और बड़े क्षेत्र के साथ साथ जहाँ पर अनेक तरह के लोग रहते हैं, विभिन्नता मतलब होती भिन्नताएँ, तो वहाँ पर किसी एक राजा का शासन कर पाना कठिन होता था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा में अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, उनके राज्य के अंत के पतन के बाद भी टिके रहे। जैसा यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में अनेक पश्चात आने वाले शासक अपने आप को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीन से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये कह रहा है कि जो मुगल साम्राज्य ने जो अनेक प्रकार की ऐतिहासिक संस्थाएं, ऐतिहासिक कानून जो दिए या राजनीतिक धरोहर जो दिए, वो आज भी विराजमान है। जैसे अपने भारत में लाल किला जो है एक ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ पर हमारे देश का प्रधानमंत्री 26 जनवरी तथा 15 अगस्त के दिन अपने देश को संबोधित करते हैं। तो ये जो लाल किला है वो भी मुग़ल बादशाहों द्वारा बनवाया हुआ है कि किला है। यह शाहजहाँ द्वारा बनवाया हुआ है और ये मुग़ल बादशाहों का राजमहल था। जो आज लाल किला है, यह शाहजहाँ का राजमहल था, राजधानी थी इनकी। ठीक है। तो कह रहा मुग़ल कौन थे। तो पहला टॉपिक है भाई, सबसे पहला आता है कि मुग़ल कौन थे, यानी मुग़ल के वंशज कौन थे, मुग़ल कहाँ से आए थे, मुग़ल के पूर्वज कौन थे। तो ये कह रहा है कि मुग़ल कौन थे। मुग़ल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज़ खां और चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में, के वंशज के थे। ये कह रहा है कि माता उनकी, मुग़लों की जो माता थी वो तो मंगोल थी, लेकिन उनके जो पिता थे वो ईरान के जो तैमूर राजवंश थे वो थे। ठीक है। तो परंतु मुग़ल अपने आप को मुग़ल या मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यह स्मृतियाँ मुग़लों के प्रति उज़्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। तो ये कह रहा है कि जो मुग़ल वंशज जो हैं, मुग़ल जो वंशज जो है वो 2, उनके जो पूर्वज है वो 2 माने जाते हैं। एक तो मंगोल और दूसरे माने जाते हैं तैमूर। तैमूर के उनके पिता थे, तैमूर वंश के। मंगोल वंश की उनकी माता थी। तो वे अपने आप को मंगोल वंश का कहना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनका माना जाता है कि जो मंगोल जो थे, उन्होंने बहुत से व्यक्तियों का नरसंहार किया था, मतलब निहत्थे लोगों को मारा था, बेवजह उन लोगों को मारा था। ठीक है। इसलिए वो अपने आप को मंगोल के यानी मंगोलों का वंशज नहीं मानते थे, वो तैमूर का वंशज मानते थे। तैमूर
का वंशज वो इसलिए कहलवाना पसंद करते थे क्योंकि उनका मानना था कि 1398 ईस्वी में उनके जो पूर्वज थे उन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। क्योंकि उस समय भी दिल्ली एक बड़ा साम्राज्य होता था, और इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद वो उन पर कब्जा कर पाना कोई छोटी बात नहीं थी। ठीक है, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र नंबर 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगल बादशाह की समूह के विस्तार को प्रस्तुत करते। जैसे ये जो चित्र है ये दिखाया गया है, ये वाला जो चित्र है ये इसमें दिखाया गया है, इसमें बताया गया है, इस प्रकार है। नेक्स्ट है भाई मुगल सैन्य अभियान। मुगल सैन्य अभियान, सैन्य मतलब सैनिक, और ये सैन्य अभियान मतलब जब होते थे जब मुगल साम्राज्य किसी दूसरे साम्राज्य को, यानी कि एक सेना जब किसी दूसरे साम्राज्य के साथ लड़ाई करके उसे जीतने के लिए निकलती थी। ठीक है, तो प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी ने जब 1594 ईस्वी में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेक के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर अपना कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पर्सन बनता है ये बनता है भाई, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब और किसने रखी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव 1526 ईस्वी में बाबर ने रखी। बाबर कौन था? फरगाना से आया हुआ, जो ये दिखा रखा है ना, फरगाना राज्य का एक उत्तराधिकारी था, यानी कि 1494 में उनको वहाँ का एक राजा बना दिया गया था फरगाना का। लेकिन उसके जो भाई बंधु जो थे मंगोल जो थे उन्होंने उस पर आक्रमण करके उसे उसकी राजगद्दी से छुड़ा दिया गया। 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर अपना कब्जा कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि भाई बाबर ने काबुल पर कब्जा कब जमाया या कब्जा कब किया? तो 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट पर्सन बनता है कि भाई 1526 ईस्वी में, तो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में कौन सी लड़ाई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई। कब और किसके बीच में हुई? 1526 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? पानीपत में हुई। और किस किस के बीच में हुई? सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुग़ल बादशाह बाबर के बीच। इसमें कौन हारा? इब्राहिम लोदी। जीता कौन? मुग़ल बादशाह। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावर्ती ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के तत्कालीन मुगलों और अहोम सिखों मेवाड़ ये सभी उनके बारे साम्राज्य के बारे में बता रखा है। उसके बाद चैप्टर का नाम दे रखा है भाई 7वें चैप्टर में हम मंगोलों और अहोम साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सिखों के बारे में 8वें और 10वें चैप्टर में पढ़ेंगे। मेवाड़ में 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सफ़ाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था, यह और क्या औरंगजेब शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर अधिकरण में दक्कन का युद्ध अंत हो पाया। तो ये जो वैसे ही सारांश दे रखा था इधर से। तो ये जो है अपनी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बता रहा है कि भाई कौन सा राजा कब आया भारत में। ये मुग़ल साम्राज्य का बता रखा है। तो इसमें 1526 ईस्वी से 1530 में, तो ये पानीपत की लड़ाई बता रखी है 1526 में। फिर बाबर की जो तीनों लड़ाई बता रखी है, वो तीनों लड़ाई बता रखी है 1526, 1527 और 1528 और 1529 और था एक घाघर का युद्ध। ठीक है, और 1530 में मरा था। 1530 के बाद हुमायूं आया इसका पुत्र। ठीक है, हुमायूं के बाद इसका पुत्र अकबर आया। हुमायूं का पुत्र अकबर 1526 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था इसका। ठीक है, और इसके बाद अकबर के बाद आया जहांगीर। जहांगीर का असली नाम था सलीम और अकबर का असली नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, और ये उसके बाद जहांगीर का बेटा था शाहजहाँ का असली नाम था खुरम खां। ठीक है, और शाहजहाँ का जो बेटा था वो था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के बाद जो है
लास्ट जो मुग़ल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें शक्तिशाली राजा, तो शक्तिशाली राजा इनका औरंगज़ेब ही था, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों की साथ संधि कर ली थी, उसका केवल पतन के रूप में नाम आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है भाई इसका उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं, यानी कि उनके बाद एक राजा के बाद दूसरा राजा कैसे बनता था। तो ये कह रहा है कि मुग़ल जो थे, मुग़ल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। उसमें ज्येष्ठ पुत्र का अपने पिता के राज्य पर उत्तराधिकारी होता था। उसके विपरीत उत्तराधिकार में सैयद शाहजाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुग़ल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े परिणामों को गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही है, ज्येष्ठ या शाहजाद। तो ये कह रहा है कि मुग़ल साम्राज्य के अंदर, यानी कि एक राजा के मरने के बाद उसकी राजगद्दी पर कौन बैठेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमारे जैसे यहाँ पर परंपरा है कि भाई किसी भी व्यक्ति का अगर उसका पिता मर जाता है तो उसका जो बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जो होता है, ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र जो होता है, उसको उसकी राजगद्दी दी जाती है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि मुग़ल साम्राज्य में इस पद्धति को भी अपनाते थे तथा उसके साथ दूसरी पद्धति भी होती थी, उनके जो जितने भी बेटे होते थे उन सभी में बराबर हिस्सा बांट देना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप अपने अनुसार बता सकते हैं कि भाई कौन सी उनकी जो वो थी प्रणाली, जो कौन सी जो नीति थी वो सही थी, ठीक है। तो इधर ये बता रहा है भाई राजपूतों के साथ मुग़लों की शादियाँ, किस राजपूत की मुग़लों के साथ शादी की, मतलब राजपूतों की लड़कियां थी और मुग़ल जो था वो राजा था, ठीक है। तो ये बता रखा है। नेक्स्ट है इसमें मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध। आप पाएंगे कि मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अनेक अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण था। अनेकों ने मुग़ल घराने से अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों के उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया गया और उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस दे देगी। पराजित करने के तुरंत अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़ल भारत के अनेक शासकों को सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, क्योंकि यह आप तालिका 1 में देखेंगे। गौर करेंगे कि जब आप शिवाजी मुग़ल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगज़ेब ने उनका अपमान किया और उस अपमान का क्या परिणाम हुआ, ठीक है भाई। अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वीडियो नंबर 2 में।